हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसमें आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत कम ही समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं। और लास्ट में मैंने इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, या फिर आप लोगों का ब्रह्म समाज हो गया। सारे समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं पर सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। बात कर ले राजा राम मोहन राय जी की, तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी? तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म किस घराने में हुआ था? तो महावीर स्वामी हो गए या गौतम बुद्ध हो गए, दोनों लोगों से क्वेश्चन आता है। तो महावीर स्वामी जी का जन्म किस घराने में हुआ था? क्षत्रिय घराने में हुआ था। और जो गौतम बुद्ध जी थे उनका भी एक क्षत्रिय घराने में जन्म हुआ था, लेकिन वो शाक के गढ़ के थे। ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात आ गई महावीर स्वामी जी के, तो ध्यान रखेंगे इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और पूछा जाता है इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा ये जैन धर्म के थे। और ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी ध्यान रखेंगे। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी ध्यान रखेंगे। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो इसके लिए किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत में है, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए पता होना चाहिए कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य का है। तो क्लासिकल डांस केवल 8 हैं और बिल्कुल वो आप लोगों को याद होने चाहिए। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, 4 तो ये हैं। उसके बाद एक है मोहिनीअट्टम, एक है सत्रिया, एक है कथक, एक है ओडिसी। ये हो गए 8 क्लासिकल डांस आप लोगों को। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी का ही है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, सत्रिया असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो ये 8 क्लासिकल डांस हो गए। किस राज्य के हैं ये भी मैंने बता दिया। तो इसके लिए अब आप लोगों को क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कौन सा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो भारत का मैप अगर आप लोग देखेंगे तो कथकली केरल यहाँ है, सभी को पता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यहाँ है, सभी को पता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु यहाँ है। तो हमने देखा कि ये जो 3 क्लासिकल डांस हैं ये तो भारत के दक्षिणी भारत में आ गए। लेकिन अगर हम लोग मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी के लिए आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा आप लोगों को? भारत का ये पूर्वी भारत या पता होगा। मैप तो आप लोग सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? नागालैंड के बाद मणिपुरी ही होता है। तो ये भारत का पूर्वी हिस्सा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ये ध्यान रखेंगे, इसका उद्गम भारत के पूर्वी भारत में। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जो कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, ये एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप, यानी कि इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? तो मैंने अभी 8 क्लासिकल डांस थे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, मैंने 8 के आप लोगों को नाम बता दिया। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे, न तो सिद्धि धमाल है, न तो मुखौटा है, न ही भांगड़ा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस और एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस जो कि भारत के उत्तर में है। तो अच्छा, यहाँ पर जो ये फोक डांस है ये भी इम्पोर्टेंट है। सिद्धि धमाल राजस्थान का है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है, सभी को पता होगा। भांगड़ा पंजाब का है, गिद्धा भी पंजाब का ही है, ध्यान रखिए। और मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। वहीं का है छालो, वांचो, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। अमजद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल आते होंगे। क्यों आते होंगे? क्योंकि
ये सारे इम्पॉर्टेंट ही इतने हैं कि ये सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को उसमें मिले होंगे। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सरोद वादक। अमजद अली खान किस वाद्य से संबंधित है, तो सरोद वादक हैं, ध्यान रखेंगे, नीचे ऑप्शन में भी है। अच्छा, यहाँ से क्या ध्यान रखना है और आप लोगों को, यहाँ से तबला। अब आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम पता होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का संबंध किससे है, वो एक तबला वादक हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इनका निधन हो गया है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूछे बहुत जाएंगे। अच्छा, सितार वादक में देखें हम लोग, तो सितार वादक में आप लोग पंडित रविशंकर जी का नाम नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि 1999 में 1999 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, भारत रत्न। और इनकी बेटी का नाम अनुष्का शंकर है और वो भी एक सितार वादक हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से सितार वादक में एक नाम और ध्यान रखेंगे, विलायत खां। तो विलायत खां, पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर, इन तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। तबला वादक में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा, वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु में मिश्रण आप लोगों को पता होगा। क्या वायु में आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन 78%, वायुमंडल में आप लोगों को पता होगा जो वायु है उसमें क्या होता है 78%, तो उसमें नाइट्रोजन होता है, 0.09% उसमें आर्गन होती है, 0.03% क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन होता है और 0.4% अन्य गैसें होते हैं, टोटल मिलाकर 100%। तो वायु तो क्या है, वायु एक मिश्रण है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, तो मैंने अभी बताया कि वायु तो एक मिश्रण है। अच्छा, ब्रोमीन और पारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और बहुत ही क्वेश्चन आता है। सेकंड, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बचा क्या, अमोनिया NH4, ये क्या है, ये एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे सर्वप्रथम किसने कहा है, सर्वप्रथम इसे किसने कहा है, तो डाल्टन ने कहा। अच्छा, महर्षि कणाद, इन्होंने महर्षि कणाद जी ने थ्योरी दी थी सबसे पहले। उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी पदार्थ, इनकी एटॉमिक थ्योरी आप लोगों को पता हो। क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम किसी चीज़ को विभाजित करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद वह विभाजित होना बंद हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वह विभाजित होना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था सबसे पहले। अच्छा, डाल्टन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था नहीं, हम परमाणु को भी और छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिए। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ध्यान रखेंगे, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, यह सर्वप्रथम महर्षि कणाद। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था, क्योंकि तब इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। अच्छा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सभी को पता होगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी करवाई थी, जिसमें इन्होंने देखा और कहा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो तो पन्नी को भेद कर आगे निकल जा रही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो उसके केंद्र से, बीच से टकरा कर वापस आ जा रहे हैं। इससे इन्होंने कहा कि बीच में क्या है, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पार्ट है, जिसको इन्होंने केंद्रक कहा, जिसे नाभिक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। केंद्रक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वो रदरफोर्ड। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी कब दी थी, यानी कि इनकी परमाणु, ये जो आया था परमाणु, क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक थ्योरी कब दी थी, 1803 में, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या है A। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो देखिए, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई तत्व मान लीजिए X है और उसका परमाणु संख्या है, जिसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है, वो Z है, और उसकी द्रव्यमान संख्या, जिसे परमाणु भार संख्या कहते हैं, वो X है, तो ये Z ही
क्या होता है, जेड प्रोटॉन होता है। और जो ये परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब बात कर ले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होता है, वो परमाणु भार संख्या होती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे कि जब तत्व पर कोई आवेश नहीं दिया होता तो जेड बराबर पी बराबर ई होता है, यानी कि जो परमाणु क्रमांक के परमाणु की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, और जो ये प्रोटॉन की संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जेड। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो ध्यान रखेंगे जेड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो ये सभी को पता होगा, और इससे यही पता चलता है कि जो यहाँ पर सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता था, सिंधु सभ्यता का मुख्य कार्य ही था व्यापार। और ये बंदरगाह मिलने से पता चला कि यहाँ पर जो व्यापार होता था ये नदियों से होता था, ये लोग नदियों के किनारे थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और इसकी जो पुरातात्विक स्रोत ही हैं इसी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए जो ये बंदरगाह मिला है ये कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। कहाँ मिला है, लोथल में। अब मैंने यहाँ पर ये बनावली, रंगपुर और मोहनजोदड़ो बहुत सोच कर लिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोगों को पता होगा लोथल, लोथल कहाँ है सबसे पहले, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में, ये ध्यान रखेंगे, राज्य भी पूछा जाता है। बनावली, रंगपुर और मोहनजोदड़ो। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये नीचे क्वेश्चन भी है, देखिए क्या, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी है ये, और क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कपास का उत्पादन है ये सर्वप्रथम कब हुआ, तो सर्वप्रथम कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे ये हड़प्पावासियों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। तो एक तो क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये 3 मुख्य अनाज हैं जो कि इस समय उगाए गए थे, और कहाँ से ये उगाए गए थे ये बहुत पूछा जाता है। तो एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, जब गौरी चली, क्या ध्यान रखेंगे, जब गौरी चली, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिक ध्यान रखेंगे। देखिए जा से हो जाएगा जौ, और बा से क्या हो जाएगा, बनावली। तो जौ के अवशेष कहाँ मिले हैं, वो बनावली से मिले हैं, तो यहाँ से बनावली ध्यान रखेंगे। अच्छा गौ से क्या हो जाएगा, गेहूँ, ग से क्या हो जाएगा, गेहूँ, और रा से क्या हो जाएगा, रंगपुर, तो ये रंगपुर ध्यान रखेंगे। गेहूँ के अवशेष रंगपुर से, जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बनावली से, और चा से हो जाएगा चावल, और ला से हो जाएगा लोथल। तो लोथल से क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य, चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, तो ध्यान रखेंगे लोथल से, जौ के बनावली से, और गेहूं के रंगपुर से। तीनों नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, तो मैंने पहले ही बता दिया, कपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे, तो सभी को पता होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए पता होगा, इसमें 10 मंडल थे और 10-28 सूक्त थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पता होगा आप लोगों को कि 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ये सभी लोगों को पता होगा, और ऋग्वेद में 10-28 सूक्त और 10 मंडल हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा संगीत का वेद सभी को पता होगा, सामवेद है, बहुत पूछा जाता है। जादू टोने का वेद अथर्ववेद है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए राइट आंसर उसका होगा। पहिए की खोज किस युग में हुई थी, अब देखिए पहिए की खोज हो गया, पशुपालन की शुरुआत हो गया, प्रथम पालतू पशु किस काल में हुआ, यानी कि किस काल, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, किस में इसकी शुरुआत हुई, या फिर पूछा जाए कि जो कृषि की शुरुआत हुई बड़े स्तर पर वो किस युग में हुई। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे पहिए की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, बहुत ही मुख्य विशेषता है। तो पहिए की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। अच्छा मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में आप लोगों को पता होगा कि इसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। इसमें लोग सिर्फ क्या थे, इसमें सिर्फ ये लोग आखेटक थे, केवल शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे और उसके बाद उन्हें खाते थे, और मांस उनका मुख्य भोजन होता था। हालांकि कंदमूल फल भी ये लोग खाते थे, लेकिन कच्चे मांस उस समय खाते थे, आग का इनको प्रयोग पता नहीं था, ये आग को जलाना जानते नहीं थे, उनका मांसी और कच्चा मांस उनका मुख्य भोजन था, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा मध्य पाषाण काल में इन्होंने आग को जलाना सीख लिया था,
आग की खोज इन्होंने कर ली थी। तो और उसके बाद इन्होंने इसी समय में पशु भी पालना सीख लिया था। अभी तक वो अखेटक थे, लेकिन अब ये पशुपालन भी करने लगे थे। और इनका आप लोगों को पता होगा कि जो कुत्ता था वो प्रथम पालतू पशु था, और इन्होंने इसी समय में आग का प्रयोग सीख लिया था, ये ध्यान रखेंगे। और खेती भी कुछ करने लगे थे, लेकिन नवपाषाण काल में ये अच्छी तरह से खेती करने लगे थे। और ये अब खेती करने लगे थे तो फसल जो होती है एक लंबे समय के बाद होती है, इसलिए इन्हें एक जगह पर रुकना भी पड़ा। अभी तक ये अस्थायी होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रहते थे। ज़्यादातर नदियों के किनारे ही ये लोग रहते थे, वैसे करते थे। लेकिन जब इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया तब इन्हें रुकना पड़ा, तो ये इनका अस्थायी हो गया घर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहिए की खोज किस युग में हुई। तो ध्यान रखेंगे, पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। आग का प्रयोग किस में हुआ, तो और आग का प्रयोग पूछा जाए या फिर पूछ लिया जाए क्या, आग का प्रयोग पूछा जाए या पशुपालन की शुरुआत किस में हुई, तो मध्यपाषाण काल में हुई, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, सभी को पता होगा, विष्णुगुप्त चाणक्य ने। लेकिन ये पूछा जाता है कि ये अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड था। तो ध्यान रखेंगे, सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आप लोगों को पता होगा, उनके राजनीति से संबंधित था। तो ध्यान रखेंगे पुत्रगुप्त मौर्य का नाम। अच्छा, मेगास्थनीज ये भी किसके दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखेंगे किस समय के कवि थे। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी पुस्तक क्या है, इंडिका है। क्या है, इंडिका है। बाणभट्ट इन्होंने हर्षचरित की रचना की है और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वाल्मीकि इन्होंने रामायण की रचना की है, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में आर्गन, अब चाहे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आर्गन की मात्रा कितने प्रतिशत है, या ऐसे भी पूछी जाती है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो आर्गन ही। कितने परसेंट पाई जाते हैं, 0.93%। 0.03% CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर गैसें जितनी भी हैं मिलाकर वो 4%, 21% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की बात कर ले तो 78%। भूकंप तरंगें कितने प्रकार की होती है, भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। PS और L ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, ध्यान रखें। अच्छा, भूकंप की बात आ गई, ये तो ध्यान रखेंगे, ये होती है पृथ्वी, बीच में होता है मानो, मान लीजिए यहाँ है, तो जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे उद्गम केंद्र बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। और यहाँ से इसके बिल्कुल स्टेट में सीधे अगर जाती है और सबसे पहले भूकंप जहाँ महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में कंफ्यूज मत हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है उसे तो हम उद्गम केंद्र, और जहाँ पर पहली बार महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अच्छा, अब मेंस में पूछा जाता है या फिर अच्छे लेवल के एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है कि भूकंप के बारे में जानकारी पहले से कैसे पता चल सकती है। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, और ये NCERT में बहुत अच्छी तरह से दी हुई है, तो ध्यान रखिए। तो अब आप अगर ऊंचे लेवल की परीक्षा देते हैं तो ये सारे क्वेश्चन वैसे मेंस में भी लिखने होते हैं और वैसे पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिए। तो जैसे भूकंप के बारे में जानकारी स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे क्या होता है, जानवरों की चाल से पता चलता है। उसके बाद जो जल में मछलियाँ होती हैं उनमें वो उत्तेजित हो जाती हैं, जो सांप होते हैं वो धरातल पर आने लगते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं, इससे पता चलता है भूकंप आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से जाती है, और ये सभी लोगों को पता होगा। कौन कौन से हैं, MP UP AP, क्या है, MP UP AP, और उसके बाद एक तो है उड़ीसा, और एक क्या है, आंध्र प्रदेश। और आप लोगों को ट्रिक भी पता होगा कि क्या यूपी में छत्तीसगढ़ भी है, ध्यान रखिए। यूपी में 1 2 3 4 और 5 ये हुए। यूपी में छत उड़ी आंधी से, तो MP UP AP, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा, और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं। ये क्या होता है, यूपी में छत उड़ी आंधी से, तो MP UP AP छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक नाम और ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा। 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, ये कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से जाती है। और आप लोगों को ट्रिक भी पता होगी, गमछा झार मित्र पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं, ये सभी को पता होगा। अच्छा, यहाँ से जो अच्छे लेवल के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान से बहुत कम ही गुजरती है और मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा। सबसे लंबी सीमा इसकी इसी राज्य में है, सबसे कम राजस्थान में है, तो ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है और ये भारत के क्षेत्रफल का 2.4% है और विश्व का ये क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी ध्यान रखेंगे। RCCBAI, ये आप लोगों को ट्रिक पता होगी जिससे ये पता चलता है कि कौन से राज्य क्षेत्रफल में किस नंबर पर हैं, तो ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रखेंगे, रूस सबसे बड़ा विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर देश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार दिया है? तो 21 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 21A में क्या है? 21A में सभी को पता होगा, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लोकसभा का विघटन आर्टिकल 80 के अनुसार कौन कर सकते हैं? तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, USA से मौलिक अधिकार लिया गया है, संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रशिया से, यानी कि रूस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, अब ये हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है, ये किस नंबर का है? तो ये 6ठे नंबर का है। अच्छा, बिम्स्टेक कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की, तो थाईलैंड में हुआ है। बैंकॉक शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ है? ये ध्यान रखेंगे, कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे 0.25% की कटौती की गई है। अच्छा, ये जो होती है RBI दर, ये इम्पोर्टेंट बनता है कि ये 2% से, यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि 2.5% कम कर दी गई और वर्तमान में कितनी हो गई है ब्याज दर? 6% है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जरूर जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही में किसे निजी सचिव बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस समय जो निजी सचिव हैं वो कौन है? निधि तिवारी हैं। कौन है? निधि तिवारी, इनका नाम ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की नई सचिव बनी है। RBI की अभी हाल ही में कौन डिप्टी गवर्नर बनी है? तो RBI की अभी वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है बताएंगे। आप लोगों को पता होगा कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो इस समय तो गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं, सभी को पता है। तो इसका आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हाल ही में RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है और बताइएगा ज़रूर। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।